जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में पैसेज और पेडागोजी दोनों पे मबनी सवालात पूछे जाते हैं, ठीक उसी पैटर्न पे आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 सवालात हैं, जिसमें 5 सवाल पैसेज और 10 सवाल पेडागोजी के हैं। ये सवालात आपको सीटेट के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस की लिंक हैं, आप लोग उनको भी विज़िट कर लें। ये वीडियोस आपको सीटेट के इम्तिहान में 30 में 30 नंबर दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। आप लोग हमारे इस चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पैसेज आपके सामने है। मैंने पैसेज को ऐसा बनाया है जो कि आपको सभी टीचिंग रिलेटेड इम्तिहान में फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें मैंने मैडम मारिया मॉन्टेसरी और उनकी तरीक़े तालीम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। इससे रिलेटेड 5 सवालों के जवाब हमको देने हैं, जिसमें पहला सवाल ये कि मिन दर्जा झेल में से किसकी जाए पैदाइश इटली है, यानी इटली में कौन पैदा हुआ। दूसरा सवाल है कि मैडम मारिया ने मॉन्टेसरी तरीक़े तालीम को ईजाद कैसे किया, यानी कि उन्होंने किस तरह से वो मोटिवेट हुई और कब और कैसे उन्होंने ईजाद किया मॉन्टेसरी तरीक़े तालीम को। तीसरा सवाल कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी किस किस्म के तअस्सुब और रुकावटों का सामना उनको करना पड़ा, क्या वो जिस्मानी तअस्सुब और रुकावट का सामना करना पड़ा, ज़हनी मुफलिसी या फिर सिनफी। अगला सवाल कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने बच्चों के स्कूल की बुनियाद कब रखी। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने पहला स्कूल खोला था जिसका नाम था बच्चों का स्कूल। उसकी बुनियाद कब पड़ी थी ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। मैंने पहले ही सवाल आपको दिखा दिया ताकि पैसेज पढ़ते समय सवालात आपके जहन में रहें। अगला जो सवाल है वो ये है कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी के बच्चों के स्कूल में बच्चों को हर किस्म की डैश थी और कोई डैश न थी। तो यहाँ पे जो 2 खाली जगह हैं इस पे क्या भरा जाएगा, इसको हमें पता लगाना है। तो चलिए अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं और सवालों के जवाब को ढूंढते हैं। पैसेज में कहा यह जा रहा है कि मारिया मॉन्टेसरी 31 अगस्त 1870 को इटली में पैदा हुई। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि इटली जाए पैदाइश किसकी है, तो आपको जवाब मिल गया मैडम मारिया मॉन्टेसरी की। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने 26 साल की उम्र में इटली की पहली खातून डॉक्टर बनकर दिखाया। उन्हें हर कदम पर सिनफी बुनियादों पर तअस्सुब और रुकावटों का सामना करना पड़ा। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी को किस किस्म की तअस्सुब और रुकावटों का सामना करना पड़ा था, तो अभी हमने पढ़ा कि उनको सिनफी बुनियादों पर तअस्सुब और रुकावट का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी को सिनफी तअस्सुब और रुकावटों का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं और पैसेज को पढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों के इलाज का उनको मौका मिला और इस तरह से उन्होंने मॉन्टेसरी तरीक़े तालीम को ईजाद किया। क्वेश्चन आपसे पूछा यह गया है कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने जो अपना मॉन्टेसरी तरीक़े तालीम थी उसको कैसे ईजाद किया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, उन्होंने माजूर बच्चों का इलाज किया और माजूर बच्चों के इलाज से जो उनको तजर्बा हासिल हुआ उसी तजर्बे की बुनियाद पर इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी तरीक़े तालीम को ईजाद किया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, माजूर बच्चों को, ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों का इलाज का मौका उनको मिला था और इस तरह से उन्होंने मॉन्टेसरी तरीक़े तालीम को ईजाद किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़हनी माजूर बच्चों के इलाज से मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी तरीक़े तालीम को ईजाद किया था। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे ये कहा जा रहा है
कि 1907 ईस्वी में 37 साल की उम्र में दुनिया के पहले स्कूल बच्चों के घर की बुनियाद रखी। अब देखिए, बच्चों का घर स्कूल है, क्या कौन है, दुनिया का पहला स्कूल है, तो इसकी बुनियाद कब रखी गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने बच्चों का स्कूल, नहीं बच्चों का घर यहाँ पे होना चाहिए था, बच्चों का घर स्कूल की बुनियाद कब डाली, तो आपने यहाँ पे अभी पैसेज में देखा 1907 में 37 साल की उम्र में, और ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 1907 भी है और 37 साल की उम्र में भी है, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, आपका सी और बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग अपने से बना लीजिए, सी और बी, ये आपका चौथा ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो ये बी होना चाहिए था, डी लिख गया है, तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है उसको सी और बी करिए और यही सही हो जाएगा। यानी कि 1907 ईस्वी में 37 साल की उम्र में बच्चों का घर दुनिया का पहला स्कूल मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने बनाया था। आगे पैसेज पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो बच्चों को इसमें जो ये स्कूल था, इसमें बच्चों को हर किस्म की आज़ादी थी और कोई रोक टोक न थी। अब यहाँ पे आप देखिए, आखिरी जो सवाल था वो क्या था कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी के बच्चों के स्कूल में बच्चों को क्या थी, तो हर किस्म की आज़ादी थी और कोई रोक टोक न थी। तो हर किस्म की आज़ादी और रोक टोक न थी, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम लोग पेडागोजी पे मबनी सवालों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल ये कि तदरीस का ऐसा तरीक़ाकार जिससे कमज़ोर तलबा ज़बान दानी की महारतों में अपने साथियों के बराबर आ सके क्या कहलाता है, यानी कि ऐसा मेथड जिसके ज़रिए से हम कमज़ोर तलबा को पढ़ा के जो तेज़ तलबा हैं उनके बराबर कर सकें क्या कहलाता है। क्या वो तख्लीसकारी यानी कि समराइजेशन कहलाता है, तरतीब नौ यानी कि रीफॉर्मुलेशन कहलाता है, या फिर बाद मुदाखलत यानी कि रेमेडिएशन कहलाता है, या फिर नज़र सानी यानी कि रिवीज़न कहलाता है। तो दोस्तों, ऐसा मेथड जिसमें कमज़ोर बच्चों को पढ़ाया जाए, यानी कि उनकी कमियों को दूर करने के लिए जब हम बच्चों को टीचिंग देते हैं तो वो क्या कहलाती है, रेमेडियल टीचिंग कहलाती है। तो कमज़ोर तलबा को पढ़ा करके तेज़ तलबा के बराबर कर देना, ये क्या कहलाता है, रेमेडिएशन कहलाता है, यानी कि बास मुदाखलत रेमेडिएशन, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके तालीम में हम क्या करते हैं, कमज़ोर तलबा को पढ़ा करके जो उनके साथी हैं उनके बराबर कर देते हैं। अगला सवाल ये कि मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लास रूम के तलबा को ऐसा निसाब दरकार होता है जो, अब देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि एवरेज है, मिली जुली सलाहियत वाला है, और उस तलबा को कैसे सिलेबस की ज़रूरत है, क्या ऐसे सिलेबस की ज़रूरत है जिसमें वक्फे वक्फे से तलबा को यकसा सलाहियतों वाले ग्रुपों में रखा जाए, यानी कि टाइम टाइम से उसको उसकी ही सलाहियत जैसे ग्रुप में अलग अलग टाइम पे रखा जाए, या फिर जिसमें सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्त ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, या जिसमें रियाजी और ज़बानों पर जोर दिया जाए, यानी कि मैथमेटिक्स और लैंग्वेज पे जिसमें जोर दिया जाए, या जिसमें खेलों और ज़बानों पे जोर दिया जाए। तो दोस्तों, एवरेज जो एबिलिटी वाला स्टूडेंट है, तो आपको ऐसे स्टूडेंट के लिए जो निसाब चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें उस स्टूडेंट को सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्त ज़ब्त का ज़्यादा मौका मिले, यानी कि बच्चों से इंटरेक्शन करने का, अंतःक्रिया करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ऐसे निसाब की ज़रूरत है मिली जुली सलाहियत वाले तलबा के लिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि ज़बान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी
और इज्जत नफ्स के एहसास को फ़रोग दिया जाना चाहिए। इसके लिए क्या ज़रूरी है, यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं, खुसूसी सलाहियत वाले बालक हैं, उनमें वाबस्तगी, कामयाबी और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या उन तलबा की मखसूस ज़रूरतों के पेश नज़र बासलाहियत असातिज़ा का तकर्रुर किया जाना चाहिए, यानी कि जो उनकी विशिष्ट एबिलिटी है, जो उनकी स्पेशल एबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक अच्छे टीचर का अपॉइंटमेंट करना चाहिए, या फिर उन तलबा को एक साथ रखा जाए ताकि वो स्कूल के अपने दीगर साथियों से मिलजुल ना सके। यानी कि जो विशिष्ट छात्र हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, सबको एक साथ रखें और वो नॉर्मल चाइल्ड से ना मिल सके। क्या ऐसा किया जाना चाहिए? या मुख्तलिफ नौइयतों की दरसी किताब, यानी कि अलग अलग तरीके की जो पाठ्य सामग्री हैं उनको दस्तयाब कराना चाहिए। या फिर मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत के मौके फराहम किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, स्पेशल चाइल्ड को अगर उसमें वाबस्तगी, कामयाबी और इज्जत नफ्स के एहसास को फ़रोग देना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत का उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि दरसी किताबों के सवालात तो बाज़ औक़ात कमतर सतह के या हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। इस सूरत हाल में उस्ताद को क्या करना चाहिए? यानी कि बाज़ सवालात जो होते हैं वो लो लेवल के होते हैं, तब टीचर को क्या करना चाहिए? क्या वो दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करे, या फिर पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तहरीरें तजवीज़ करे, यानी कि बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर का जो मबनी जो तहरीरें हैं उनको प्रेफरेंस दे, या फिर तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों को मौका फराहम करे। तो दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा सवाल किसी भी बुक में आ रहा है जिसका लेवल लो है, तो इस सूरत हाल में उस्ताद को चाहिए कि वो क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को सोचने और प्रॉब्लम्स को हल करने वाली एक्टिविटी करने का मौका दे। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल ये कि ई आमोजिश है। आमोजिश यानी कि लर्निंग। आप समझिए ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? आप समझ गए। ई लर्निंग यही तो है जो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम पढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली जो तरकीबी आमोजिश हैं वही ई आमोजिश यानी कि ई लर्निंग कहलाती हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है कि क्लास 3 के तलबा में अदबी तहरीर लिखने की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए दर्ज झेल में कौन सा तरीका बेहतरीन होगा? कक्षा 3 का बच्चा है, उसमें आपको अदबी तहरीर लिखने की सलाहियत को फ़रोग देना। तो आप क्या करेंगे? तस्वीरों का इस्तेमाल करेंगे और उन पर बाहमी बातचीत करेंगे। तलबा को अपने तौर पर लिखने देंगे, या फिर किसी तजवीज़ करदा मौजू पर तफसील से बातचीत करेंगे, या फिर बोर्ड पर उसका खाका पेश करेंगे। तो अदबी तहरीर लिखने को फ़रोग देने के लिए बच्चों को क्या करने देना चाहिए? बच्चों को जो अपने तजर्बात हैं, अपने एहसासात हैं, उनको लिखने देना चाहिए। यानी कि तलबा को खुद अपने तौर पर लिखने देना चाहिए। जब हम बच्चों को खुद अपने तौर पर लिखने देंगे तब उनमें अदबी तहरीर लिखने की सलाहियत फ़रोग पाएगी। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है कि तलबा जुमला साजी का राज के उन्वान से एक स्केट लिखते हैं। तकरीबन 10 जुमलों पर मुश्तमिल इस तहरीर में 4 किरदार होते हैं। हर किरदार सिर्फ किसी एक तरह का जुमला ही अदा कर सकता है। यह सरगर्मी ज़ैल में किस काम में मदद करती है? यानी कि 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक तहरीर है और उसमें 4 किरदार हैं। हर किरदार सिर्फ सेम तरह के ही डायलॉग बोल सकता है। तो ये जो एक्टिविटी है वो किस में मदद करेगी? क्या पढ़ने के बाद की मश्क में, लिखने से पहले की सरगर्मी में, कवायद के उसूलों के इस्तेमाल में, या फिर लफ्ज़ों के इस्तेमाल में? अब देखिए ध्यान से क्या किया जा रहा है। कोई एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है
वो एक ही तरह का जो डायलॉग है वो बोल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लफ्ज़ों के इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया जा रहा है, यानी कि ये जो सरगर्मी है लफ्ज़ों के इस्तेमाल में मदद देती है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल क्या है कि अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं तो आप उस झिझक को दूर करने में मदद देने के लिए क्या करेंगे। एज ए टीचर सोचिए, आपकी क्लासरूम में कोई बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, उर्दू बोलने में शर्मा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि यह तलबा उन पर बगैर तैयारी के बोल सके, यानी कि कोई इजी सा टॉपिक दे देंगे, या यह कहेंगे कि तलबा दीगर तलबा के बोलने के बाद बोलें, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको उर्दू बोलनी आती है वो शर्माते नहीं हैं, उनके बोलने के बाद उनकी नकल करने को कहेंगे, या फिर आप कहेंगे कि उन्हें उस ज़बान में ज़ाती तौर पर कोचिंग देंगे। तो जब भी कोचिंग की बात आ जाए, ट्यूशन की बात, उसको गलत करिएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन तो गलत ही है। चौथा क्या है, दो दो तलबा या उनके छोटे ग्रुपों को लिखने और उसे पढ़ने का मौका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी बच्चा आपकी क्लास में क्या कर रहा है, उर्दू बोलने में शर्मा रहा है, तो आप क्या करेंगे, दो दो तलबा को या फिर छोटे ग्रुपों को लिखने और बोलने का मौका दीजिए। जब दो तलबा होंगे तो अपने दोस्त से वो बोलने में नहीं शर्माएगा। मान लीजिए छोटा ग्रुप है 4-5 लोगों का, उसमें ज़्यादातर उसके दोस्त हैं, उसमें वो बोलने से नहीं शर्माएगा। तो आप दो तलबा या फिर छोटे ग्रुपों को लिखने और उसमें पढ़ने का जब उसको मौका देंगे तो उर्दू पढ़ने, बोलने और लिखने में जो बच्चा शर्मा रहा है क्लासरूम में, धीरे धीरे क्लासरूम में शर्माना बंद कर देगा। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल जो है वो क्या है, कहा यह जा रहा है कि ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती हैं, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। आप इस बयान की तायीद में किस सरगर्मी को पेश करेंगे। पहला, निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। पहले आसान मतन फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए, यानी कि पहले इजी जो पैसेज हैं उनको पढ़वाइए, फिर बाद में मुश्किल को पढ़वाइए, या फिर उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा उसकी नकल करें, या फिर मश्क हद दर्जा अहम चीज़ है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप बात करें लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। इस बयान की तायीद में जो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा मुनासिब है वो पहली है। क्यों? क्योंकि इसमें मादरी ज़बान का इस्तेमाल करने पे जोर दिया जा रहा है। याद रखिएगा, पेडागोजी के सवालों में जहाँ कहीं पे भी मादरी ज़बान के इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाए वो ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। तो यहाँ पे निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए, ये जो सरगर्मी है ऊपर के बयान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। तो दोस्त, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला और आखिरी सवाल, सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़ा की जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदूल यानी कि टेबल तालिका, जदूल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ तलबा क्या कर रहे हैं, अनाउंसमेंट को सुन रहे हैं और उसको नोट कर रहे हैं तालिका में। तो क्या किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदूल मुकम्मल कर रहे हैं, या फिर किसी ऐलान को बावाज़ बुलंद पढ़ रहे हैं, या मालूमात दर्ज करके एक जदूल बना रहे हैं, या फिर कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हैं और उसको नोट डाउन कर रहे हैं, यानी कि वो मालूमात दर्ज करके एक जदूल बना रहे हैं। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट सीटेट का आपके सामने पेश कर दिया। इससे आपको एक तो अंदाज़ा हो जाएगा कि सीटेट में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पैटर्न क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने एक्सप्लेनेशन में जो हिंदी जो उर्दू के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे
उनका मैंने हिंदी में और अंग्रेज़ी में भी मीनिंग बता दिया। साथ ही साथ मैं कुछ वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं जो उर्दू के चुनिंदा मुश्किल अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल पेडागोजी के सवालों में बहुत ज़्यादा होता है और आप उन अल्फाज को समझ नहीं पाते हैं, मैं उन अल्फाज को हिंदी और अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन करके कुछ वीडियोस बना दूंगा। अगर आप लोग उन वीडियोस को चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।